साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को क्या आता है कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको पुराने प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं। उसी कड़ी में आज नया पेपर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए। आज का जो पेपर बहुत शानदार पेपर है, जो कि आरपीएससी द्वारा लिया गया था। एएआरओ का जो पेपर था, ठीक है। तो इसमें राजस्थान जीके के जो कि टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 30 क्वेश्चनों के बारे में अपन विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। पहला क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। अनाज रखने के बड़े मृदबांड गोरे और कोठे राजस्थान की किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये आपको बताना कि कौन से प्राप्त हुए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ये जो गोरे और कोठे, जो अनाज रखने की जो कोठियाँ थी ना, जैसे आज अपने घर के अंदर होती है ना, लोहे वाली जो कोठियाँ होती है, ठीक है, उसी प्रकार आहड़ में जो कोठियाँ होती थी उसे गोरे और कोठे के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले अपन आहड़ सभ्यता की बात कर लेते हैं कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने करी। तो मैं बता दूं, देखो आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम जो खोज करी थी वो अक्षय कीर्ति व्यास ने करी थी। किसने करी थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब करी थी? 1953, 1953 में करी थी। उसके बाद जो उत्खनन करता था इनके आर सी अग्रवाल, 1956 में आर सी अग्रवाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आर सी अग्रवाल के द्वारा। उसके बाद एच डी साखलिया, किसने करी भाई? एच डी साखलिया की 61 और 62 के अंदर की थी। तो आहड़ सभ्यता के उत्खनन करता 3 है, आपको याद रखना, अक्षय कीर्ति व्यास, आर सी अग्रवाल और एच डी साखलिया। अब सवाल ये बनेगा कि निम्न आहड़ सभ्यता का निम्न में से कौन उत्खननकर्ता से संबंध नहीं है। तो तीनों ऑप्शन में देंगे, एक नया ऑप्शन होगा, तो वही आपका आंसर होगा। इसके अलावा मैं और बात कर लूँ, आहड़ सभ्यता, तो ये आयड नदी पर मिली है आपको, ठीक है। इसका उपनाम क्या है? ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, धुलकोट भी कहा जाता है, आघाटपुर भी से कहा जाता है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं अपन, गोपीनाथ शर्मा ने इस सभ्यता का जो समृद्धि काल माना वो क्या माना? तो 1900 से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, आपको याद रखना। सॉरी गाइस। ये लोग भवन बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। और गंदे पानी की निकासी के लिए यह होता था, एक चक्रकूप पद्धति होती थी। क्या होता था भाई? चक्रकूप पद्धति का ये प्रयोग करते थे। या एक ही घर में 6 चूल्हे प्राप्त हुए। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ बिल्कुल कि एक ही घर में 6 चूल्हे प्राप्त हुए, कौन सी सभ्यता से? तो ये आहड़ सभ्यता से। 6 चूल्हे प्राप्त होने का मतलब क्या कि यहाँ के जो लोग थे ना वो संयुक्त परिवार में रहते थे और सामूहिक भोजन करते थे, यानी भोजन बनाते और करते थे। तो ये तथ्य आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। आहड़ संस्कृति और बनास संस्कृति किसे कहते हैं आप जानते हो? बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे जितनी भी विकसित होने वाली ताम्रयुगीन संस्कृति उन्हें बनास और आहड़ संस्कृति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे आहड़ सभ्यता आइड पे मिली थी, बालातल सभ्यता बेडच पे मिली थी, ओजियाना सभ्यता बनास पे मिली थी, गिनून सभ्यता भी आपकी बनास से मिली थी। तो इसलिए इन सभी को जो कि आहड़, जो बनास नदी के जो किनारे से यानी सहायक नदियों पे जो मिली है यानी जो बसी हुई है, उन्हें आहड़ संस्कृति या बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको देखो कुछ इंपॉर्टेंट सभ्यताएं बताता हूँ जो एग्जाम में बनती है। जैसे जिले बताता हूँ, आजकल सीधी सीधी पूछी जा रही है, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट सभ्यता की बता दें। सबसे पहले मैं गंगानगर की बात करता हूँ। तो देखो गंगानगर में बहुत सारी सभ्यताएं जो एग्जाम पूछी जाती है। अनूपगढ़ सभ्यता गंगानगर में, बरोर सभ्यता आपकी गंगानगर में पड़ती है, चक सभ्यता आपकी गंगानगर में पड़ती है, चौरासी आपकी गंगानगर में पड़ती है, डेरा तरखान वाला ये भी आपकी गंगानगर में पड़ती है। इसके अलावा मैं बात कर लो आपके कौन से, हनुमानगढ़ की मैं बात करता हूँ। तो हनुमानगढ़ के अंदर कौन कौन सी सभ्यता? हनुमानगढ़, एक तो कालीबंगा हो गई आपकी, दूसरी आपकी पीलीबंगा होगी, तीसरी आपकी रंगमहल होगी। 3 सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। वापस से बताता हूँ, कालीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपके झुंझुनू की। तो झुंझुनू में जो आपकी सभ्यता मिलती है, कौन सी मिलती है? सुनारी सभ्यता आपकी झुंझुनू में मिलती है। सीकर की मैं बात कर रहा, तो सीकर में एकमात्र आपकी कौन सी सभ्यता मिलेगी? आपको गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता आपको मिलेगी? गणेश्वर सभ्यता। जयपुर की मैं बात करता हूँ, तो जयपुर में एक तो बैराट होगी, एक जोधपुरा होगी और एक आपकी नलियासर होगी। देखो ये जो जोधपुरा सभ्यता नहीं कंफ्यूजन करती है। एग्जामिनर क्या करता है, कहता है भी जोधपुरा सभ्यता का संबंध है, पहला ही ऑप्शन जोधपुर डाल दिया, तो अक्सर बच्चे जोधपुर पे क्लिक कर देते हैं। नहीं, ये जोधपुरा जो सभ्यता पाई गई है, जो मिली है, कहाँ मिली है? तो ये जयपुर में मिली, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा टोंक की मैं बात कर लूँ, तो टोंक में आपकी एक तो रेड हो जाएगी, एक नगर हो जाएगी, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की बात कर लो तो नगरी हो जाएगी। बूंदी की मैं बात कर लो आपकी, तो गरदड़ा हो जाएगी। बूंदी में कौन सी सभ्यता का संबंध है भाई? गरदड़ा सभ्यता का जो संबंध है वो बूंदी से है, ये आपको याद रखना है।
इसके अलावा मैं और बात कर ले तो कोटा में, कोटा में आपकी देखो दो सभ्यता है, एक तो आलनिया, एक तिब्बतिया। कौन कौन सी? एक तो आलनिया होगी आपकी और एक तिब्बतिया होगी। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, देखो नई सभ्यता की और बता देता हूँ आपको मैं। झालावाड़ की बात करूँ तो खानपुरा सभ्यता का जो संबंध है वो झालावाड़ से है, जबकि अलवर से डडीकर सभ्यता का संबंध अलवर से है। दर, बयाना, नो, मल्ला ये सभ्यता आपको भरतपुर में मिली है। कोल माहुली ये जो सभ्यता मिली सवाई माधोपुर में मिली। सावणिया और सोंथी ये बीकानेर में मिली। जबकि ओला, सोनू और परिवार, परिवार या पारेवार कह दो, ये जो मिली आपको जैसलमेर में मिली है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो तिलवाड़ा आपकी बाड़मेर में मिली है, मंडोर आपकी जोधपुर में मिली है, सिरोही आपकी चंद्रावती में मिली है, भिनमाल आपकी जालोर में मिली है, नाडोल आपकी पाली में मिली है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ कुराड़ा और जायल, कुराड़ा और जायल जो मिली आपको कहाँ मिली है? तो ये नागौर के अंदर मिली है। बूढ़ा पुष्कर आपके अजमेर में मिली है। ओजियाना और बागोर भीलवाड़ा में, ओजियाना और बागोर का भीलवाड़ा में। किलुंड सभ्यता का संबंध राजसमंद से। आहड़, बालाथल और ईसवाल इनका संबंध आपसे उदयपुर जिले से है, जिसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है और व्हाइट नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे गाइज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी? ये आपको बताना कि चोपड़ा नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने करी। तो चोपड़ा नामक ग्रंथ की जो रचना करी है वो किसने करी है? तो चोपड़ा नामक जो ग्रंथ की रचना की है वो संत मावजी ने करी। किसने? संत मावजी ने। ऑप्शन नंबर आपका एक जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संत मावजी की मैं कुछ बात कर लेता हूँ। देखो संत मावजी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो संत मावजी को वागड़ का संत कहा जाता है। ठीक है, वागड़ का संत, संत मावजी को क्या कहा जाता है? वागड़ का संत कहा जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ ना वो साबला ग्राम डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में हुआ, ये आपको याद रखना। दूसरा मैं इसको बता दूं तो 1727 के अंदर बेणेश्वर नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संत मावजी को ज्ञान की प्राप्ति कौन से स्थान में हुई? तो ये बेणेश्वर धाम जो है ना अपना त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम डूंगरपुर वाला, या संत मावजी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 1727 में। 1727 के अंदर ही जयपुर की स्थापना हुई, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो निष्कलंकी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है ना वो कौन है? संत मावजी है। और संत मावजी बेणेश्वर धाम की जो स्थापना करवाई थी ना वो संत मावजी के द्वारा करवाई गई थी। और संत मावजी का मंदिर, संत मावजी की पीठ और संत मावजी का जन्म, तीनों एक जगह, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना। पीठ, जन्म और मैंने आपको क्या बताया? मंदिर, ये साबला ग्राम डूंगरपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? साबला ग्राम डूंगरपुर में। इनकी जो रचनाएं लिखी गई वो वागड़ी भाषा में लिखी गई है, आपको याद रखना। और इनकी जो वाणी है ना, जो चोपड़ा लिखा हुआ, इनकी वाणी को चोपड़ा कहा जाता है। चोपड़ा में स्वयं को कृष्ण का 10वां अवतार बताया है संत मावजी ने। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा इनके जो अनुयायी जो शिष्य होते हैं उन्हें साध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साध कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं संत मावजी का एक अन्य मंदिर भी है, पूजपुर डूंगरपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूजपुर डूंगरपुर और पालोदा बांसवाड़ा में भी इनका एक अन्य मंदिर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बता दूं लासड़िया आंदोलन जो है, लसाड़िया या लासोड़िया आंदोलन का जो प्रवर्तक है वो कौन है? संत मावजी है। कौन है? संत मावजी है। ये तथ्य भी आपको याद रखना। बेणेश्वर धाम की स्थापना किस संत मावजी के द्वारा करवाई गई? किसके कहने पर, किसके द्वारा? तो जनक कोरी द्वारा बनवाया गया था। बेणेश्वर धाम में संत मावजी का जो मंदिर है ना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बेणेश्वर धाम में जो संत मावजी का मंदिर वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो जनक कोरी के द्वारा बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बड़ा शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, ईश्वर और ईश्वरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल गणगौर, ऑप्शन नंबर 2 गणगौर पर की जाती है। ठीक है, ईश्वर यानी आपके शिव जी हो जाएंगे, ईश्वरी यानी आपके पार्वती हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना। देखो गणगौर का त्योहार कब आता है उसकी बात कर लेते हैं अपन। गणगौर का जो त्योहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया। वैसे कब तक मनाया जाता है? ये 18 दिन तक मनाया जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। ये अपना जो शुरू हो जाता है ना, ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से स्टार्ट होकर चैत्र शुक्ल तृतीया को खत्म होता है। 18 दिन तक गणगौर का मेला लगता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि नई चीज़ इसके बारे में कि जो गणगौर जो है ना, गणगौर को उनको सौभाग्य तृतीया के रूप में भी जाना जाता है। गणगौर को क्या कहा जाता है? तो सौभाग्य तृतीया भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जो सुहागन स्त्री होती है उसका सर्वाधिक लोकप्रिय जो त्यौहार ये गणगौर है। शिव पार्वती का अखंड प्रेम का पर्व है ये भी आपको याद रखना।
इसमें गण यानी तो आपका शिवजी हो गया, गौर यानी आपका पार्वती हो गया। इस दिन गणगौर माता की सवारी निकाली जाती है। गणगौर जो प्रसिद्ध है ना आपकी जयपुर और उदयपुर की गणगौर बहुत फेमस है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं तो गणगौर सर्वाधिक गीत वाला त्योहार भी है राजस्थान में। सबसे ज़्यादा गीत वाला त्योहार कौन सा आपका गणगौर है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, देखो एक गणगौर आपकी जयपुर में हो गई, एक गणगौर जो होती है आपकी राजसमंद वाली जो कि नाथ द्वारा की है। तो कौन से गणगौर है सर बता दीजिए। तो गुलाबी गणगौर जो मनाई जाती है वो नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाई जाती है। एक आपकी होती है धींगा बेतमार या धींगा गवर। धींगा गणगौर जो मनाई जाती है वो जोधपुर में। कब कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपकी वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो ये 3 गणगौर आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बता दूं गणगौर के एक दिन पहले सिंझारा का त्योहार मनाया जाता है। ये आरएस में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, कि सिंझारा क्या होता है। तो ये आरएस में पूछा हुआ सवाल है। तो सिंझारा क्या होता है? गणगौर के एक दिन पहले यानी चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब ये त्योहार जो होता है ना पुत्री हुई या पुत्र उदित के प्रति प्रेम का प्रतीक होता है। इसमें क्या होता है, उसके एक दिन पहले जो अपनी पुत्री है उसके लिए जो ससुराल पक्ष वाले जो है उनके घर वाले साड़ी श्रृंगार, ससुराल वाले जो है वो श्रृंगार की सामग्री चूड़ी मेहंदी मिठाई वगैरह पुत्री या पुत्र वधू के लिए भेजी जाती है, ठीक है। तो उसे सिंजारा कहा जाता है, ठीक है। आप समझ गए। ससुराल पक्ष वालों के लिए भी आता है। अगर वो ससुराल में है तो उनके जो घर वाले हैं वो उनके लिए ये जो श्रृंगार सामग्री ये ले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सिंजारा आपको याद रखना है, पहले एग्जाम में पूछा हुआ आरएस वाले एग्जाम में। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, देखो अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोका अष्टमी मनाई जाती है। रामनवमी कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और चैत्र अमावस्या के दिन किसका मेला लगता है? तो पापू जी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। चैत्र अमावस्या को कौन सा मेला लगता है? पापू जी का। जबकि राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार है कौन सा? आखा तीज। कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह होते हैं ना वो वैशाख शुक्ल तृतीया को ही होते हैं, यानी अक्षय तृतीया को होते हैं। आखा तीज के दिन होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित है। गणेश्वर के जो टीले मुख्य रूप से संबंधित है वो ताम्र संस्कृति से है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। गणेश्वर सभ्यता की अपन बात कर लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता कहाँ मिली आपको? सीकर में मिली। सीकर में कौन से स्थान पर? नीम के थाना वाले स्थान पर, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे है। इसका समय क्या था? तो 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व। इसके खोज और उत्खननकर्ता कौन थे? तो आर.सी. अग्रवाल, ठीक है। ये आपको याद रखना, आर.सी. अग्रवाल। इसके अलावा ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है, ठीक है। और यह सर्वाधिक शुद्ध तांबे के उपकरण सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है और पुरातत्व पुष्कर भी कहा जाता है। ये पहली बार सुना होगा आपने कि भाई गणेश्वर सभ्यता को जो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी तो आपने सुना ही होगा, लेकिन पुरातत्व पुष्कर भी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ यहाँ से क्या क्या आया। तो 400 बाणाग्रे प्राप्त हुए, या 58 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई और 50 मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है और क्या क्वेश्चन है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, निम्नांकित में से किस जिले में साबरमती नदी बेसिन का विस्तार है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर। तो साबरमती नदी के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में बनने वाले इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में अपन देख ही लेते हैं। तो साबरमती नदी का सबसे पहले उद्गम स्थल की अपन बात करते हैं तो उदयपुर जिले की जो घोगुंदा की पहाड़ियाँ की डैबर झील के पदराड़ा गांव से निकलती है। भाई पदराड़ा गांव से निकलती, कहाँ से निकलती? वापस से बता रहा हूँ, घोगुंदा की पहाड़ियों की डेबर झील के पदराड़ा गांव से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 416 किलोमीटर। कितनी है? 416 किलोमीटर। राजस्थान में 45 किलोमीटर है और जबकि 371 किलोमीटर जो बहती है गुजरात में बहती है। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और ये आगे चलकर गुजरात राज्य की प्रमुख नदी बन जाती है। देखो एकमात्र ऐसी नदी, उद्गम स्थल तो राजस्थान में लेकिन प्रमुख नदी गुजरात की है ये। इसके अलावा मैं बता देता हूँ तो इसी नदी के किनारे, ठीक है, गांधी साबरमती आश्रम बना हुआ है और गांधीनगर शहर भी बसा हुआ है, ठीक है। गांधीनगर शहर और साबरमती आश्रम गुजरात में बना हुआ है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो साबरमती नदी का जो जल है उदयपुर की झीलों में डालने के लिए देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया। इस सुरंग का निर्माण कार्य
में कंप्लीट हो गया था। इसकी जो लंबाई है देवास सुरंग की कुल कितनी 11.5 किलोमीटर है। इसके अलावा वाक्कल नदी, ये लिखा हुआ है ना, वाक्कल नदी साबरमती नहीं होती। वाक्कल और सई नदी जब मिलती है ना तब वो साबरमती कहलाती है। तो वाक्कल एक अलग से नदी है। वाक्कल नदी कहाँ से निकलती है तो उसका उद्गम स्थल भी आपको मैं बता देता हूँ। गोगुंदा की पहाड़ियों से गोरा गांव, गोगुंदा की पहाड़ियों की जो गोरा गांव की पहाड़ है वहाँ से निकलती है उदयपुर से वाक्कल नदी। ठीक है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं वाक्कल नदी की थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ। तो इस नदी पर, वाक्कल नदी पर सई परियोजना के तहत सुरंग का निर्माण किया गया जैसे मैंने बताया। ठीक है, और इस नदी का जो जल है पाली जिले में स्थित जवाई बांध तक पहुंचाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पाली जिले का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। ये कौन सी नदी पे बना हुआ है तो ये जवाई नदी पे बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी शैली से था? किशनगढ़ शैली से था। किशनगढ़ शैली के बारे में मैं आपको कुछ बता ही देता हूँ, इंपॉर्टेंट, बार बार किशनगढ़ शैली तो पूछी ही जाती है एग्जाम में। इस शैली के इस शैली में जो है ना सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो वल्लभ संप्रदाय का पड़ा। किसका? वल्लभ संप्रदाय का। और वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण श्री कृष्ण के अधिक चित्र बनाए गए। ठीक है, और सावंत सिंह, जिनका जो सही नाम था क्या था? नागरीदास, इनका जो कार्यकाल था 1747 से 64, यानी किशनगढ़ चित्रकला का जो स्वर्ण काल माना जाता है ना, इनके कार्यकाल को माना जाता है सावंत सिंह को। ठीक है, जिन्हें नागरीदास भी कहा जाता था। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, मोर ध्वज और निहाल चंद नामक जो चित्रकार था ना, उसने क्या करा? रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया। इसके अलावा मोर ध्वज निहाल चंद ने रसिक बिहारी की व्यक्तिगत चित्र भी बनाया, जिसे बनी ठनी के नाम से जाना जाता है, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, एरिक डिक्सन ने कहा था, एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, अमीर चंद नामक जो चित्रकार, उसने रात यानी चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र बनाया। चांदनी रात के संगोष्ठी चित्र किसने बनाया? अमीर चंद ने बनाया। ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम में, आरपीएससी के द्वारा भी पूछा हुआ, आरएसएस बोर्ड के द्वारा भी पूछा हुआ। इसके अलावा मैं बता दें तो बनी ठनी पे जो डाक टिकट जारी हुआ था 1973 में 20 पैसे का जो डाक टिकट हुआ था वो बनी ठनी पे जारी किया गया था। इसके अलावा मैं बता दूं किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया था? तो डॉक्टर फैयाज अली और डॉक्टर एरिक डिक्सन, ये किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इसके अलावा इस शैली में सबसे ज़्यादा नारियल के चित्र मिलते हैं आपको। इसके अलावा इस शैली में किशनगढ़ का जो स्थानीय गोदाला गोदाला तालाब है, गोदाला जिसे गुंदेला तालाब कहा जाता है, उसका भी चित्रण किया गया है। इसके अलावा और मैं बात कर लेता हूँ, तो इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार है मैंने आपको बता दिया, एक तो छोटू सिंह हो जाएगा, एक बदन सिंह हो जाएगा आपका। ठीक है, एक आपका अमीर चंद हो जाएगा, अमीर चंद के अलावा एक मोहर ध्वज हो जाएगा, निहाल चंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, ये आपको देखो। अब सावन सिंह के बारे में बताता हूँ, ये सवाल पूछा हुआ है। सावन सिंह तो किशनगढ़ के राजा ने अंतिम समय में अपना जो राजपाट छोड़कर ये वृंदावन चले गए थे, वही उनकी मृत्यु हुई थी। ये सवाल पूछा गया था कि भाई जो सावंत सिंह है किशनगढ़ के, उनका निधन का हुआ था तो ये बिल्कुल वृंदावन में हुआ था। ठीक है, और उन्होंने अपने नाम नागरीदास रखा था, और उसी नाम के से एक नागर समुच्चय नाम की काव्य रचना की है। नागर समुच्चय, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, नागर समुच्चय नामक काव्य रचना किन की है? तो सावंत सिंह नागरीदास की है। ठीक है, इसके अलावा इस शैली में जो है ना कागड़ा शैली का प्रभाव है। भाई कौन सी शैली का? कागड़ा शैली का। और नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण हुआ। इसके अलावा हल्का गुलाबी रंग सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग में लिया गया, सफ़ेद रंग भी इसमें प्रयोग में लिया। इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आभूषण बेसरी, बेसरी नामक जो आभूषण है उसका जो चित्रण हुआ केवल किशनगढ़ शैली में। और ये बेसरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता था? ये नाक के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ गाइस। निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बता देता हूँ गाइस। राजस्थान में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है? ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैंने क्वेश्चन नंबर बोल दिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, जायका, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जायका की फुल फॉर्म क्या होती है सर, ये बता दीजिए, बार बार समझ में नहीं आता। जायका जायका आजकल जायका के बारे में कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो इसे कहते हैं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, देखो इसने बता दिया। मैं राजस्थान के अंदर जो जायका द्वारा संचालित यानी वित्त पोषित कौन कौन सी योजना उनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी देखो क्वेश्चन में होगी राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना, एक नंबर हो गया आपका। अब दूसरे नंबर वाली बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना हो गया, और दूसरी जो आपकी है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। पहले तो आपके क्वेश्चन में दी हुई राजस्थान वानिकी और जैव विविधता, दूसरी जो आपकी है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, और एक जो तीसरी परियोजना वो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरिस परियोजना, ये भी जायका द्वारा संचालित। तीन योजनाएं हैं राजस्थान में जायका द्वारा संचालित। पहली होगी राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता, दूसरी आपकी होगी राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, तीसरी आपकी होगी राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस परियोजना। तो तीन हो गए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसके अलावा जो है एक विश्व बैंक द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं राजस्थान में उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो है राजस्थान कृषि प्रतिस्तादमक परियोजना, दूसरी आपकी हो जाएगी राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, तीसरी जो आपकी हो जाएगी विश्व बैंक द्वारा संचालित राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ीकरण की परियोजना, चौथी जो हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी राजस्थान परियोजना जिसमें राज्य के राजस्व प्रशासन की दक्षता बढ़ाने हेतु चालू किया गया है, ठीक है। तो ये जो चार परियोजना मैंने बताई है ये विश्व बैंक द्वारा संचालित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। एक देखो मैं बता देता हूँ आपको, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीपी द्वारा संचालित एकमात्र योजना राजस्थान में कौन सी है, रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना, पुनर्रचना परियोजना, ये जो संचालित है एनडीपी द्वारा है। इसके अलावा एमपी पावर योजना की बात कर लो तो ये पश्चिमी राजस्थान में गरीबी की निवारण परियोजना है। इसकी जो वित्तीय सहायता एक तो आईएफएडी और एक रतन टाटा ट्रस्ट, ये भी सवाल पूछा हुआ। आईएफएडी क्या होता है सर, तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध के बाद इसका नाम बदलकर कर दिया गया, तो इसका नाम क्या बदल दिया गया, पहले था नवीन, नवीन से बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया, तरुण राजस्थान कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तरुण राजस्थान, ठीक है। पहले नवीन था फिर तरुण राजस्थान हो गया, ठीक है। इसको याद रखने का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान एक ही, अलग अलग नहीं है, ठीक है। दोनों एक ही समाचार पत्र थे, पहले नवीन राजस्थान पर बैन कर दिया तो फिर उसका नाम तरुण राजस्थान हो गया। तो नवीन राजस्थान के बारे में देखो कुछ चर्चाएं अपन कर लेते हैं। इसके जो संस्थापक थे ना वो विजय सिंह पथिक थे। कब निकाला था, 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। उसके बाद 1923 में इसका नाम बदला। कब बदला, 1923 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया तरुण राजस्थान, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक अखबार है जो एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान केसरी। ये जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है 1920 में वर्धा से, इसका भी जो संपादक थे कौन थे, विजय सिंह पथिक ने शुरू किया था। एक राजनीतिक समाचार पत्र था, ये साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार आता था। और इसके जो संपादक एक तो जो वित्तीय सहायता जो देते थे कौन कौन, एक तो अपने राम नारायण चौधरी, दूसरा आपका जमनालाल बजाज, ठीक है, ये इनकी वित्तीय सहायता देते थे इस अखबार के लिए। इसके अलावा देखो एक छोटे से अखबार की मैं बात कर लेता हूँ, प्रजा सेवक। प्रजा सेवक जो अखबार है ना ये जोधपुर में निकलता था। इसको किसने शुरू किया था, तो अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा, एग्जाम में बना हुआ है। इसी समाचार पत्र में सागरमल गोपा जो कि जैसलमेर के क्रांतिकारी थे उसका भंडाफोड़ किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है आशापुरा माता। कौन सी माता भाई, आशापुरा माता। तो देखो मैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश की जो कुल देवियां ना उनके बारे में आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो बीकानेर के राठौड़ों की जो कुल देवी है वो करणी माता है, ठीक है, सॉरी आराध्य माता है करणी, और कुल देवी तो जो है वो नागनेची है। इसके अलावा ज्वाला माता की बात कर लो, ये जोबनेर में खंगारोद की कुल देवी माना जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपको कौन सी, तो जीर्ण माता चौहानों की आराध्य देवी है जो कि सीकर में इनका मंदिर। इसके अलावा शाकंभरी माता, इनका भी सांबर जयपुर में मंदिर बना हुआ है। शाकंभरी चौहानों की कुल देवी मानी जाती है, किसकी भी, शाकंभरी चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। इसके अलावा जम्बुआई माता जयपुर में कच्छावा राजवंश के आराध्य देवी माना जाता है।
शीला माता जयपुर में, ये भी कच्छाव राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है, ठीक है। जमवाई माता इनकी कुल देवी है, और जबकि शीला माता इनकी आराध्य देवी। संभाग्य माता जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उनकी कुल देवी है, जबकि राजेश्वरी माता जो कि भरतपुर के जाट की कुल देवी है। नागणेशी माता जोधपुर और बीकानेर की कुल देवी, आपको याद रखना। और जोधपुर की जो आराध्य देवी वो चामुंडा माता है, ठीक है। बाण माता की बात कर लो तो सिसोदिया जो राजवंश है ना उसकी कुल देवी है, ये आपको याद रखना। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखते हैं, घोड़ी गीत वर की निकासी के समय घोड़ी चड्डी रस्म के समय होता है, बिल्कुल सही है। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय गाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है आपका। जल्ला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन के समय, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सर जल्ला गीत होता क्या, आप बता दीजिए। जल्ला गीत जो होता है, जब बारात आती है ना, बारात, तो बारात के डेरे को देखने के लिए जब जो दुल्हन की सहेलियाँ जाती है, तब जो जो गीत गाती है ना उसे जल्ला गीत के नाम से जाना जाता है। इसे जल्लो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्लो भी कहते हैं, और इसे जलाल भी कहते हैं, जलाल, ठीक है। इसके अलावा जब बारात की जो रस्म पूरी होती है उस समय जो दुल्हन के परिवार वाले दुल्हन के जो सहेलियाँ जो गीत गाती है वो भी आपका जल्ला गीत ही कहलाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताल छापर चूरू। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की, ये आपको बताना है। किसकी नहीं की, तो ये आपको बताना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। संगीत राज की भी की, संगीत मीमांसा की, सूड प्रबंध की, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर। इसकी जो रचना की है किसने की है, तो सारंग देव ने की है। किसने की भी, सारंग देव ने की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखो संगीत राज ये पटवार एग्जाम 2016 में भी पूछा गया। जेईएन एग्जाम आपका जो 2022 में हुआ था उसमें भी आया था। संगीत राज है जो कि कितने भागों में बटा हुआ, तो आपको याद रखना 5 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में बटा हुआ, 5 भागों में। ये सवाल पटवार में पूछा गया था, संगीत राज कितने भागों में बटा हुआ। अब कौन कौन से भागों में बटा मैं आपको बता दूं। सबसे पहला पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, ठीक है। ये 5 भागों में बटा हुआ, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं इनके ग्रंथ की बात कर लूँ तो देखो, संगीत मीमांसा हो गया आपका, ठीक है। गीत गोविंद हो गया, सूड प्रबंध हो गया, कामराज रतिसार ये भी इनका ही ग्रंथ है। संगीत राज भी इनका ही है, और रसिक प्रिया और एकलिंग माध्यम का जो प्रथम भाग है वो भी इनके द्वारा ही रचित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला सबसे कम है। तो अरावली पर्वतमाला जो सबसे कम है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और अजमेर। सबसे कम है डूंगरपुर में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अरावली के बारे में बता देता हूँ। अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति हुई है ना वो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुई। कौन से युग में हुई, आपको याद रखना, प्री कैम्ब्रियन। और ये प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, और इसमें जो है क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती है। वर्तमान में ये केवल अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसकी तुलना जो की जाती है ना, अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है उसके समकालीन माना जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं तो राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का 9% भाग, यानी 9% भाग ये अरावली घेरती है। इसके अलावा में इसमें जो जनसंख्या रहती है वो 10% रहती है। लगभग बता दें आपको तो कितना, 68,54,844 जनसंख्या अरावली जो कि राजस्थान का भौतिक विभाग है उसमें निवास करती है। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट तथ्य बता दो, ये प्री कैम्ब्रियन के युगों के चट्टानों का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था ना, किसने किया था, हेरोन मोदिया ने। किसने किया था, हेरोन मोदिया ने, आपको याद रखना है। इसके अलावा कभी कभी हेरोज भी लिखा आता, तो हेरोज भी सही है और हेरोन भी सही है, दोनों ही आपको सही मानना है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, तो राजस्थान में जो अरावली का विस्तार है ना वो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और इसका जो विस्तार है खेड़, बर्मा, पालनपुर, गुजरात से लेकर रायलसीना की पहाड़ी, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली तक विस्तारित है। इसके अलावा ये सिरोही जिले से प्रवेश करते झुंझुनू की खेतड़ी से बाहर निकलती है। और इसकी कुल लंबाई की बात कर ले तो 692 है। राजस्थान में कुल लंबाई की बात कर ले तो 550 किलोमीटर है। अरावली का 80% भाग जो है ना राजस्थान में स्थित है। भाई कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, सबसे कम विस्तार अजमेर में, ठीक है।
इसके अलावा अरावली की सर्वाधिक घनत्व जो है रात संबंध में, और सबसे अधिक जो ऊंचाई है वो माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ती है, और न्यूनतम ऊंचाई जो कि पुष्कर घाटी अजमेर में है। इसके अलावा इसके अन्य नाम इसे मरु पर्वत भी किया जाता है, सुमेरु पर्वत भी कहा जाता है, पुरा पानी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो राजस्थान की उत्तरी अरावली है ना, उत्तरी अरावली, राजस्थान की अरावली को 3 भागों में बांटा है। उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली। तो उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियाँ, आजकल जो एग्जामिनर सवाल पूछता है वो उत्तरी अरावली से ज़्यादा पूछ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा बढ़ गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो पेपर थोड़े से टफ बनने लग गए हैं। ठीक है, तो उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियाँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की जो है वो रघुनाथगढ़। कितनी ऊंचाई है सर? 1055 मीटर ऊंची है। कहाँ पड़ती है? सीकर में। इसके अलावा दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है खो, कौन सी है? खो। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है 920 मीटर है, जयपुर में पड़ती है आपकी। ठीक है, इसके अलावा बहरांच, बहरांच जो पड़ती है आपकी अलवर में पड़ती है, इसकी जो ऊंचाई है 792 मीटर है। इसके अलावा बरवाड़ा की बात कर लूँ तो बरवाड़ा कितनी ऊंची है? बरवाड़ा आपकी 786 मीटर ऊंची है। कितनी? 786। कहाँ पड़ती है? जयपुर में पड़ती है। बबाई, बबाई आपकी झुंझुनू में पड़ती है, 780 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 780 मीटर ऊंची है। इसके अलावा बिलाली की बात कर लूँ तो ये अलवर में पड़ती है, कितनी ऊंची है? तो 775 मीटर ऊंची है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ मनोहरपुर, ये आपकी जयपुर में पड़ती है, 747 मीटर ऊंची है। कितनी? 747। बैराट की बात कर लो तो ये आपकी जयपुर में पड़ती है, 704 मीटर ऊंची है। अभी कितनी ऊंची है? 704 मीटर। सरिस्का की बात कर लो, ये अलवर में पड़ता है, ये सरिस्का जो ऊंची है कितनी? 677 मीटर ऊंची है। ठीक है, और जयगढ़ की बात कर ले तो जयगढ़ आपकी जो ऊंची है कितनी ऊंची? 648। ठीक है, 648 है, आपको याद रखना 648। तो ये जो आपकी उत्तरी अरावली की थी, इनकी प्रमुख चोटियों की ऊंचाई मैंने आपको बता दी, जो कि आपको याद रखनी है। आजकल सीधा ऊंचाई एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055, खो की ऊंचाई 920, बहराज 792, बरवाड़ा 786, बबई 780, बिलाली 775, मनोहरपुर 747, बैराट 704, सरिस्का 677, जयगढ़ 648 है। अब अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं गाइस। इसका पोस्टमार्टम हो चुका है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो मैं बताता हूँ। माही की बिल्कुल सोम सहायक है ये, आपकी बनास की कोठारी है ये, लूणी की बांडी है ये, बांडी जो कि पाली की सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, और साबरमती की मोरैनी, ये गलत हो गया। साबरमती की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी? हथमती, वाक्कल, सेई, ठीक है, मेसवा, ये साबरमती की सहायक नदी है, तो ये गलत हो गया। मोरैन किसकी सहायक नदी सर? ये भी बता दीजिए। मोरैन, चाप, ईरू, एराव, ये माही की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सोम, जाखम, तो ये माही की सहायक नदियाँ है, ये आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राज्य में 2001 से 2011 के दौरान किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? ये आपको बताना कि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर जो कि सबसे कम रही है, ऑप्शन नंबर 4 कोटा में। सबसे कम का रही भी ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कोटा के अंदर रही। सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले बात करता हूँ मैं। ठीक है, ऑल ओवर बता रहा हूँ मैं, ग्रामीण और शहरी नहीं बता रहा हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, बाड़मेर की बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा 32.5 वृद्धि दर रही है। जैसलमेर की बात कर लूँ तो 31.8, कितनी? 31.8। और जोधपुर की बात कर लूँ तो 27.7, और बांसवाड़ा की बात कर लूँ 26.5। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले, सबसे न्यूनतम जो थी ऑल ओवर 10% गंगानगर, 11.7 आपकी झुंझुनू, और पाली की 11.9 थी, और बूंदी की आपकी 15.4 थी। ठीक है, और 2011 के अनुसार दशक की जो जनसंख्या वृद्धि थी वो 21.30 थी भाई। 21.30 आपको याद रखना। कितने प्रतिशत? 21.30% आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्य आपसे शेयर कर लेता हूँ। मैं सबसे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो था आपने उत्तर में बताया था सर कोटा, तो कितनी थी इसकी? 6.1% केवल। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ। देखो तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो अलवर है। कितना? 50.5%। कौन सा जिला? अलवर। जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला वो डूंगरपुर है। कौन सा जिला आपका? डूंगरपुर जिला। कितना? 9.8%। कितना? 9.8%। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो तो 2001 से 2011 के अनुसार जो जनसंख्या उसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर वाला था वो आपका बाड़मेर 32.5,
और न्यूनतम जो था वो कौन सा था, गंगानगर 10%। इसके अलावा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है ना वो कौन सा है प्रतिशत के हिसाब से, आपका जैसलमेर 34.5%। कितना, 34.5%। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपसे शेयर कर लिए जो कि पक्के एग्जाम में ही बनेंगे। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, उंगली, नाक, कलाई और माथा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गोखरू कहाँ पहना जाता है आपको बताना है। तो गोखरू जो पहना जाता है आपको कलाई पे पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाथ की जो कलाई होती है उस पर पहना जाता है। एक देखो इससे ही मिलता जुलता आभूषण आपको बताता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा सर, कोकरू। एक तो आपका हो गया गोखरू, एक आ गया कोकरू। सर ये कोकरू कहाँ पहना जाता है, तो कोकरू आपके कान में पहना जाता है। हाँ ठीक है, गोखरू तो हाथ की कलाई पे हो गया, लेकिन कोकरू जो पहना जाता है वो कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, कान के अंदर पहना जाता है। इसके अलावा देखो मैं आपको कलाई के जो कुछ आभूषण है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपका गोखरू हो गया, गोखरू के बाद देखो चणप, चणप आपका कलाई में पहना जाता है, और हथफूल आपका कलाई में पहना जाता है, चूड़ियाँ आपकी कलाई में पहनी जाती, बंगड़ी पहनी जाती, कंगन पहना जाता, खजरी पहनी जाती, गजरी पहनी जाती, पूछिया और पट, पूछिया, पट और पूंछ, ये भी आपके कलाई के आभूषण है। इसके अलावा मैं कमर के आभूषण बता देता हूँ कुछ आपको। एक तो कणकती, तगड़ी, कंदोरा, सटका, मेखला और अरसी, ये आपके कमर में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं भाई, कमर में पहने जाते हैं। इसके अलावा पैर के कुछ आभूषण की अपन बात कर ले तो आंवला, पायल, टणका, पाजेब, घुंघरू, कड़ा, नेवरी, तांती, नूपुर, हीरा नामी। ये देखो ये हीरा नामी बनेगा, थोड़ा सा नया नाम है ना तो आपको याद रखना हीरा नामी। ये जो सारे आभूषण आपके पैर में पहने जाते हैं। अब गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। तो बाबा रामदेव की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो 13 ताली नृत्य है। ठीक है, 13 ताली नृत्य है। कौन सी जाति के लोग करते हैं, तो कामड़ जाति के लोग करते हैं भाई। कौन सी, कामड़ जाति के लोग करते हैं। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पंचपीर। पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता शामिल है। तो एक तो आपके पापू जी हो जाएंगे, एक आपके हड़पू जी हो जाएंगे, एक आपके रामदेव जी हो जाएंगे, एक आपके गोगा जी हो जाएंगे, एक आपके मांगड़िया महाजी। ठीक है, वापस से बताता हूँ मैं। पापू जी, हड़पू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया महाजी। कौन भी, मांगलिया महाजी। तो ये जो 5 लोक देवता ये राजस्थान के पंच पीरों में इनकी गिनती होती है। अब अपन बात कर लेते हैं रामदेव जी की। देखो रामदेव जी के बारे में आपको बताता हूँ। रामदेव जी का जो जन्म हुआ था ना वो तंवर वंशीय ठाकुर अजमाल जी के घर पे हुआ था। इनकी माता का नाम मृणादे था। ठीक है, ये अपने आप को अर्जुन वंश के मानते हैं। रामदेव जी का जन्म जो हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया 1405 ईस्वी में बाड़मेर की जो शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, 1458 में रुणेचा नामक स्थान में राम सरोवर के निकट जीवित समाधि ले ली थी। इसके अलावा रामदेव जी के जो विवाह है तो अमरकोट पाकिस्तान के सोडा राजपूत थे दलेल सिंह की पुत्री निहाल दे या नेतल दे, निहाल दे कह दो या नेतल दे कह दो, उनके साथ हुआ था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इन्हें रामशाह पीर, रुणेजरा धनी और बाबा रामदेव के नाम से पुकारा जाता है। रामदेव जी ने समाज में व्याप्त जो छुआछूत है, ऊंच नीच है, बुराइयाँ, इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, मुसलमान इन्हें रामशाह पीर के रूप में पूजते हैं। ठीक है, रामदेव जी के जो बड़े भाई थे वीरम देव, ये वो बलराम का अवतार माना जाता है और रामदेव जी को विष्णु का अवतार भी मानते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो रामदेव जी की बहन है सुगना बाई, जिनका विवाह पूंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ हुआ था। इसके अलावा कामड़िया पंथ जो पंथ में रामदेव जी से प्रारंभ हुआ माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनके गुरु की बात कर लूँ, इनके गुरु जो थे बालीनाथ थे। कौन थे, बालीनाथ, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा कुछ और फैक्ट की बात कर ले अपन। मैंने अभी जैसे बताया था कि कामड़ जाति के जो स्त्रियाँ होती है वो 13 ताली नृत्य करती है। ठीक है, 13 ताली नृत्य में क्या होता है, देखो 9 मजीरे होते हैं। कितने मजीरे होते हैं, 9 मजीरे होते हैं। देखो वापस से बता रहा हूँ, सीधे पैर पर कितने, 9 मजीरे, 13 मजीरे होते हैं जिसमें सीधे पैर पर 9 मजीरे होते हैं। और जो 4 बज गए दोनों हाथों की कलाई और दोनों हाथों की कोहनियों पे बांधे जाते हैं। फिर ये बैठ कर किया जाता है। बड़ा ही शानदार नृत्य है, कभी आपने देखा हो तो। इनके मंदिरों की मैं बात कर लूँ तो एक तो आपका मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, एक बिराठिया अजमेर में, एक सूरताखेड़ा चित्तौड़ में है, और इनका एक छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात के अंदर पड़ता है। रामदेव जी के देखो केवल पगलिए पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं, केवल पगलिए। और इनके जो भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। इनके भक्त जो होते हैं मेघवाल जाति के होते हैं। इसके अलावा इनका जो घोड़ा बना होता है वो कपड़े का बना होता है, इनका घोड़ा चढ़ाया जाता है।
ठीक है। और रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? तो लीला रामदेव जी के घोड़े का नाम था। इसके अलावा बाबा रामदेव जी के चमत्कार को प्रचार इनके भक्त द्वारा जो गीत गाया जाता है उन्हें ब्यावड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यावड़े। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, जो कि जो जो इनकी देवरा होती है, देवरा, इनके मंदिरों को तो देवरा कहते हैं, लेकिन 5 रंगों का जो झंडा होता है ना, उसे नेजा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नेजा के नाम से। राजस्थान के एकमात्र ये लोक देवता है जो कवि भी थे। इनकी जो रचना है वो 24 वाणियाँ, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो रात्रि जागरण होता है ना, राति जोगा, उन्हें जम्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जम्बा के नाम से जाना जाता है। मक्का से आए 5 पीर जो कि रामदेव जी से मिले थे, कौन से स्थान पर मिले थे, ये आपको बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनेगा। तो पंच पीपली नामक स्थान पर मिले थे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा था आप हम तो पीर है और आप पीरों के पीर हो, ये भी उन्होंने कहा था। इसके अलावा इनके जो भैरव राक्षस का वध किया था रामदेव जी ने, लक्ष्मी बंजारा और रत्ना राय का इनके सहयोगी थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। कि कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। तो देखो, कोटा के जो नेता थे पंडित नेनूराम शर्मा थे, बांसवाड़ा के भूपेंद्र त्रिवेदी थे, प्रतापगढ़ के अमृतलाल पायक थे, लेकिन बूंदी का जो संबंध है ना वो चुन्नीलाल शर्मा से नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रजामंडल क्या होता है। तो प्रजामंडल का जो अर्थ होता है प्रजा का संगठन, प्रजा का संगठन ही प्रजामंडल कहलाता है। 1920 के दशक की मैं बात कर लूँ तो ठिकानेदार और जागीरदारों के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे, रोज रोज अत्याचार करते थे। इसी कारण किसानों द्वारा विभिन्न आंदोलन चलाए गए थे, ठीक है। इसके बाद में बात कर लूँ तो गांधी जी के नेतृत्व में देश की स्वतंत्रता भी चल रही थी। तो इन सभी कारण राज्य की जो प्रजा में जागृति आई, उन्होंने मंडल बनाकर अत्याचारों के विरुद्ध अपना आंदोलन उठाए, ठीक है। और प्रजा मंडल का उद्देश्य क्या था? कि रियासती कुशासन को समाप्त करना और एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ बूंदी प्रजामंडल। देखो बूंदी प्रजामंडल, बूंदी में जो सार्वजनिक चेतना की जो जागृत हुई थी वो कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1922, 1922 के अंदर। कब? 1922 में। पथिक जी द्वारा ब्रड आंदोलन के समर्थन देने से एक नई राजनीतिक जन चेतना का संचार हुआ था बूंदी प्रजामंडल में। बूंदी प्रजामंडल का जो जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? पंडित नेनूराम शर्मा के नेतृत्व 1926 में बेगार लागबाग लगान की जो दरें थी वो बहुत ऊंची थी, तो इनके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन छेड़ा। इसके अलावा 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में, ठीक है, कौन थे? चुन्नीलाल शर्मा नहीं थे, कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रजामंडल में प्रशासनिक सुधारों की मांग तेज की गई। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो 1937 में प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बने थे वो ऋषि दत्त मेहता बने थे। कौन बने थे भाई? ऋषि दत्त मेहता। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ब्रजचंद्र सुंदर ब्रज सुंदर शर्मा का जो संबंध है वो भी बूंदी प्रजामंडल से ही है आपका, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ 19 जुलाई 1944 को ऋषिदत्त मेहता ने हरिमोहन माथुर और ब्रज सुंदर शर्मा की मदद से बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कर दी। एग्जाम में बनेगा कि बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने करी थी? तो एक तो हरिमोहन माथुर, एक ब्रज सुंदर शर्मा। कब? 1944 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विद्यनकरम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चित्तौड़। चित्तौड़ में कुछ अवशेष, कुछ अरावली भी मौजूद है और कुछ विद्यनकरम की चट्टानें भी मौजूद है। अरावली की चट्टानें भी और विद्यनकरम, तो ये जो मिक्स है ये चित्तौड़गढ़ में है दोनों का, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावित है तो वायु अपर्दन से। राज्य में सबसे ज़्यादा भूमि अवनयन जो होता है, ठीक है, वो किससे होता है? तो वायु अपर्दन से होता है। किससे होता है? वायु अपर्दन से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। बागड़ी बोली किन जिलों में बोली जाती है? तो बागड़ी जो बोली बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? बागड़ी बोली आपकी जो बोली जाती है बिल्कुल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इसी वजह से वागड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वागड़ी, लेकिन एग्जाम में से बागड़ी लिखता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो देखो मैं सबसे बता देता हूँ, सबसे पहले राजस्थान में जो बोलियों का वर्गीकरण किया था वो किसने किया था? तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। इनकी एक बुक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंदर उन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा। एक तो पश्चिमी राजस्थान, एक मध्य पूर्वी राजस्थान, एक उत्तरी राजस्थान, एक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, एक दक्षिणी राजस्थान। इन 5 भागों में बांटा, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी भाषा आती थी आपकी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। जबकि मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी और हाड़ौती प्रमुख रूप से बोली जाती थी। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की बात कर लूँ तो मेवाती और अहीरवाटी। जबकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की मैं बात कर लेता हूँ तो मालवी और निम्बाड़ी बोली जाती थी। कौन सी? मालवी और निम्बाड़ी।
बोली जाती थी। और दक्षिणी राजस्थान में आपको पता ही है कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है। इसके अलावा मैं बता दूं तो एक एलपी तैसीतोरी का नाम आपने सुना होगा। एलपी तैसीतोरी ने भी राजस्थान की बोलियों को दो भागों में बांटा, एक तो पश्चिमी राजस्थान, एक पूर्वी राजस्थान। ठीक है, एक तो पश्चिमी राजस्थान, एक पूर्वी राजस्थान। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है। तो राजस्थान में सूखे से निपटने के लिए एक तो आपदा प्रबंधन और राहत विभाग, ये नोडल विभाग है आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के किस जिले में वर्षा वितरण सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इन ऑप्शनों में से कोटा में सर्वाधिक बरसात होती है। बाकी राजस्थान की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा बरसात जिले में झालावाड़ में होती है, दूसरे नंबर का बांसवाड़ा। ठीक है, और मैं बात कर लूँ तो झालावाड़ में कितनी बरसात होती है? तो 40 दिन तक बरसात होती है। ठीक है, राजस्थान की औसत वर्षा की बात कर लूँ तो 57.51 है। और सबसे कम बरसात जो होती है वो कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है। कहाँ होती है? जैसलमेर में। और स्थान के हिसाब से सर्वाधिक जो बरसात होती है माउंट आबू में होती है, लगभग 150 से 153 सेंटीमीटर। और अभी हाल ही में राजस्थान में बहुत अच्छी बरसात हो रही है। पहले विपर्जोई से हुई थी, अभी मानसून सक्रिय है तो बरसात हो ही रही है। ठीक है, सारे जिलों में लगभग बहुत अच्छी बरसात है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जिले के कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? ये आपको बताना है कि सर्वाधिक प्रतिशत जो है किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं। सर्वाधिक जो है ना वो बिल्कुल जैसलमेर में है। कहाँ है भाई? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ 2011 की जनगणना के बारे में। 2011 की जनगणना का जो नारा था क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो बिल्कुल 5.66%। क्लियर। राजस्थान का जनसंख्या के आधार पर भारत में स्थान कौन सा? 7वां। कौन सा? 7वां। जबकि जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है 18वां। कौन सा स्थान है? 18वां। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान में जो स्थान है भारत में वो 19वां है। ठीक है, जबकि महिला साक्षरता की बात कर लूँ तो 27वां स्थान है भारत में। राजस्थान में देश की अनुसूचित जाति का कुल जो प्रतिशत है वो कितना? तो 6.07। 6.07% है, ये आपको याद रखना। राजस्थान में भारत में अनुसूचित जनजाति का जो कुल प्रतिशत है वो 8.86 है भाई। कितना? 8.86 आपको याद रखना। राजस्थान की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 75.1% है, जबकि नगरीय जो जनसंख्या है वो 24.9 है। कितनी है भाई? 24.9 है। अब अपन बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की, जो कि अपना क्वेश्चन था क्या कि 0 से 6 मैंने आपको बताया था प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक मैंने आपको क्या बताया था? जैसलमेर में। तो कितनी प्रतिशत? 19.47। ये प्रतिशत का आंकड़ा भी आपको याद रखना। इसके अलावा कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखो 1.06 करोड़ है, ये आपको याद रखना। ठीक है, उसमें से महिलाएं बालक कितने? तो बालक जो है 56 करोड़ है, 56.39 लाख। और जबकि बालिका कितनी है? तो 50.10 लाख। 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो जयपुर हो जाएगा। जबकि 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा जिला आपका जोधपुर होगा। 0 से 6 आयु वर्ग का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर हो जाएगा। और दूसरा सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का न्यूनतम अनुपात वाला जो जिला है प्रतिशत वाला वो कौन सा हो जाएगा आपका? श्री गंगानगर। 12.97। कितना? 12.97 सबसे न्यूनतम। तो ये तथ्य आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 की क्रांति के समय बाडलू का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाडलू का जो युद्ध हुआ था मारवाड़ और आसोप के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति के बारे में अपन कुछ चर्चा कर ही लेते हैं। तो देखो 1857 की क्रांति में मैंने आपको बताया था कितनी छावनियाँ थी राजस्थान में? 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? 6। नीमच, नसीराबाद, ठीक है, देवली, और इसके अलावा एरिनपुरा। एरिनपुरा के अलावा एक तो आपकी ब्यावर, एक आपकी खेरवाड़ा हो गई। ठीक है, ये 6 छावनियाँ थी जिसमें खेरवाड़ा और ब्यावर ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। आज अपन बात करेंगे कोटा का जो विद्रोह हुआ था ना उसके बारे में। अक्सर सवाल जो पूछा जाता है कोटा विद्रोह से पूछा जाता है। राजस्थान में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, कोटा में अंग्रेजों के विरुद्ध राजकीय सेना और आम जन दोनों एक साथ थी। और कोटा की बात कर लूँ तो 19 मई 1857 में मथुरा में स्थानांतरित कर दिया गया। और कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे ना वो कौन था? मेजर बर्टन था।
इसके अलावा कोटा क्रांति का जो नेतृत्व किया था कोटा विद्रोह का, एक तो जयदयाल, हरदयाल और मेहराब खान ने किया था। किसने? जयदयाल, हरदयाल और मेहराब खान ने किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, कोटा के क्रांतिकारियों की कमान एक तो रियासत के पूर्व सरकारी वकील लाला जयदयाल और एक रिसालदार थे मेहराब खान के हाथों में थी। उन्होंने 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया और कोटा के अंदर मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्र और एक डॉक्टर सैडलर कोटम की हत्या कर दी थी। ये भी आपको याद रखना। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का सिर धड़ से अलग कर दिया और इसका सारा शहर में खुला प्रदर्शन किया था। ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो जब अंग्रेजों ने कोटा पर आक्रमण किया तो उसका जो साथ दिया था, किसने दिया था? तो वो जो करौली के जो शासक थे ना, मदन पाल, ठीक है, वो गए थे। उसके बाद मदन पाल को 17 तोपों की सलामी भी कर दी गई और GCI की उपाधि भी मदन पाल को दी गई, ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया। और इसके अलावा मैं बता दूं तो 31 मार्च 1858 को मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कोटा पहुंची और अंग्रेजी सेना ने कोटा पर अधिकार कर लिया। और जयदयाल और मेहराब खां को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये कोटा का अपना विद्रोह था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा धौलपुर की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? धौलपुर क्रांति 27 अक्टूबर 1857 को हुई थी। नेतृत्व किसने किया था? देवा गुज्जर और रामचंद्र और हीरा लाल ने किया था। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस मंदिर को मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ को मामादेव के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस जिले में सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन पाए जाते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिरोही में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? सिरोही में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बता दूं प्रशासनिक दृष्टि से वनों का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में बांटा गया। एक आपका कौन सा हो जाएगा? आरक्षित, एक आपका रक्षित और दूसरा आपका अवर्गीकृत। आरक्षित जो वन है वो कितने हैं तो आप बता दीजिए सर। तो आरक्षित वन जो है वो 37.05 है। 37.05 आपको याद रखना बिल्कुल। कितने हैं भाई? 37.05। और सर्वाधिक आरक्षित वन जो पाए जाते हैं उदयपुर में। रक्षित वन की बात कर लूँ तो रक्षित वन कितने? तो रक्षित वन आपके पास कितने? 56%। कितने हैं भाई? 56% है। ठीक है, इसके अलावा अवर्गीकृत वन की बात कर लो तो 6.5 कह दो या 6.46 कह दो, सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत वन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अवर्गीकृत वन है कहाँ पाया जाता है आपको बताना। तो सबसे ज़्यादा जो अवर्गीकृत वन है वो कहाँ पाया जाता है? आपके बीकानेर या बारां में। ये आपको कमेंट करके बताना, दोनों में से एक उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तालिका 1 को तालिका 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो, उदय सागर आपका उदयपुर में हो जाएगा, रामगढ़ आपका जयपुर में हो जाएगा, कायलाना आपका जोधपुर में हो जाएगा, गेप सागर आपका डूंगरपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? वायु की गुणवत्ता सूचकांक को बताने वाला मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? तो ये बार बार पूछा जाता है। राजवायु। कौन सा है? राजवायु। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्वेश्चन अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई एनर्जी, नए जोश और नए पेपर के साथ। तो आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा